वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमिस्टर का सब्जेक्ट। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो अब जो हमारी 4th यूनिट है वो है हमारी वेक्टर, लेकिन हम लोग अभी वेक्टर ना स्टार्ट करते हुए हम लोग अभी 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द मैट्रिसेस। इसलिए पहले हम 5th यूनिट पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो वेक्टर जो यूनिट है हमारी 4th यूनिट, उसमें मैट्रिसेस का यूज़ होता है। और चूँकि पहले तो ये जो हमारी वेक्टर जो यूनिट है ये 3rd सेमिस्टर में हुआ करती थी हम लोगों के टाइम पे जब हम पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने फर्स्ट सेमिस्टर में उसको डाल दिया है। तो हम पहले एक बार हमारी मैट्रिसेस हमारी यूनिट हम पढ़ लेते हैं, पहले 5th यूनिट, उसके बाद में हम लोग 4th यूनिट हमारी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए, मैट्रिक्स जो होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैट्रिक्स होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कुछ इस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ इस फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर होता है हमारा वो m क्रॉस n के फॉर्म में होता है। m क्रॉस n के फॉर्म में होता है, जहाँ पे कि m क्या है? m है हमारी नंबर ऑफ रोज। हमारे मैट्रिक्स की जो भी नंबर ऑफ रोज रहती है वो m को डिनोट करती है। और n किसको डिनोट करता है? n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें हमारी नंबर ऑफ रोज क्या है? रोज किसको बोलते हैं? जो ऐसी आड़ी रहती हैं इनको हम रोज बोलते हैं। कॉलम किसको बोलते हैं? जो ऐसे खड़े रहते हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो इसमें हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है? इसमें हमारी नंबर ऑफ रोज है 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस n कितना है? n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इस फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। और उसका जो ऑर्डर रहता है वो m क्रॉस n के फॉर्म में रहता है, जिसमें कि m नंबर ऑफ रोज रहती है और n नंबर ऑफ कॉलम्स रहती है। तो एक ये पर्टिकुलर मैंने कोई सा मैट्रिक्स लिया तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 हो गया। चलिए, अब इसमें हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट टर्म इसमें हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं मॉड से, मॉड ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? मॉड ऑफ ए, ठीक। उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं? तो जो मैट्रिक्स के लिए ये जो इस तरीके का हम ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट को हटा के हम क्या लगा देते हैं? मॉड लगा देते हैं इसमें। तो मॉड ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब कुछ नहीं होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि इस वाले मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसको रिप्रेजेंट हम मॉड से करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया दोनों तरफ जिसको। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे। क्या है वो? ए है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल ए है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में जो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो भी टर्म लिया है, उस वाले टर्म की जो भी रो और कॉलम है उसको हम क्या कर लेंगे? हाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट रो की मैंने फर्स्ट रो भी मैंने, जो मेरा फर्स्ट जो टर्म है उसकी फर्स्ट रो को मैंने हाइड कर दिया और फर्स्ट कॉलम को मैंने हाइड कर दिया।
तो उसके बाद में जो भी टर्म बचेगा उसका डिटर्मिनेंट हम लिख देंगे। जो भी हमारा हमने जो फर्स्ट सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखा, उस फर्स्ट टर्म की रो और कॉलम को हमने हाइड करने के बाद में जो भी हमारा एलिमेंट बचेगा उसको क्या लिख देंगे हम, उसका हम डिटर्मिनेंट लिख देंगे। क्या है, ई एफ एच एंड आई। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रो की जो भी सेकंड हमारा टर्म है यानी कि बी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम माइनस में लिखेंगे। इसको किस में लिखेंगे, इसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम अभी एक्सपांड कर रहे हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम एक्सपांड कर रहे हैं, इसको हम चाहें तो कॉलम के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकते हैं, वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अभी हम रो के टर्म्स में इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो जो सेकेंड हम लिखेंगे तो उसमें हम माइनस का साइन लगा देते हैं और सेकेंड हमारा टर्म लिख देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो इसकी रो और कॉलम को हाइड करने के बाद में जो भी हमारे पास में टर्म बचेगा वो हम लिख देते हैं। तो ये मैंने इसकी कॉलम भी हाइड कर दिया और ये रो भी हाइड कर दी, तो मेरे पास में क्या बचेगा, डी एफ जी एंड आई। क्या बचेगा, डी एफ जी एंड आई, है ना, डी एफ जी एंड आई। ये मैंने कॉलम भी हाइड कर दिया और ये मैंने रो भी हाइड कर दी, तो जो भी बचेगा वो मैंने लिख दिया। प्लस का जो थर्ड टर्म है, प्लस का थर्ड टर्म इज द सी। चलिए अब थर्ड टर्म लिखने के बाद में इसकी भी रो और कॉलम को हाइड करने के बाद में जो भी मेरे पास में डिटर्मिनेंट बच रहा है वो मैं लिख देता हूँ। तो क्या बच रहा है मेरे पास में, डी ई जी और एच। ये आ गया मेरे पास में डी ई जी और एच। ठीक, तो ये हो गया मेरा इसका डिटर्मिनेंट, ये हो गया। अब इसको और फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इज इक्वल टू ए तो एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करना हमें आता है। ये कैसे सॉल्व होगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस का इसका मल्टीप्लाई, किस तरीके से ये सॉल्व होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ई इंटू आई माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा, एफ इंटू एच। ठीक है, चलिए ये टर्म हो गया। अब अगला टर्म माइनस का बी इंटू डी और आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डी इंटू आई माइनस का एफ इंटू जी। चलिए प्लस का सी इंटू डी इंटू एच माइनस का ई इंटू जी। ठीक है, फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या, मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू ए इंटू ई इंटू आई माइनस का ए इंटू एफ इंटू एच माइनस का बी इंटू डी इंटू आई माइनस प्लस का बी इंटू एफ इंटू जी प्लस का सी इंटू डी इंटू एच माइनस प्लस माइनस का सी इंटू ई इंटू जी। ठीक है, तो ये हमारी आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल के लिए ये ए बी सी डी ई एफ हमने ले लिया था। एग्जाम में हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए रहेंगे 1 2 3 4 या कुछ भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या तरीका है, सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म ले लिया ए, उसकी रोज और कॉलम्स को हाइड करके जो भी हमारे पास में डिटर्मिनेंट बचा वो हमने लिख दिया। फिर हमने सेकेंड टर्म ले लिया बी, उसकी रोज और कॉलम्स को हाइड करने के बाद में जो भी हमारे पास में टर्म्स बचे वो हमने लिख दिया। उसके बाद में हमने थर्ड टर्म ले लिया सी, उसकी रो और कॉलम्स को हाइड करने के बाद में जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स बचे वो हमने लिख दिए और उसको फर्दर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए
की वैल्यू आ गई। इसको रट्टा मत मार लेना, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से हमारे पास में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसमें ये तो हमने रो के अलोंग एक्सपांड किया, अगर हम इसको चाहें तो कॉलम्स के अलोंग भी एक्सपांड कर सकते थे। किस तरीके से? फर्स्ट टर्म तो यही आ जाता, ए पहले हम लिखते अगर इस कॉलम के अलोंग हमें एक्सपांड करना है तो फर्स्ट तो हमारा ए आ जाता, ये दोनों हाइड होके ये पूरा का पूरा हमारा आ जाता टर्म डिटर्मिनेंट। सेकेंड टर्म हमारे पास में क्या आ जाता? माइनस का डी आने के बाद में ये और ये दोनों हाइड हो जाते और जो भी हमारे पास में फंक्शन बचता वो आ जाता। फिर उसके बाद में प्लस का जी करने के बाद में इसको हाइड कर देते रो और कॉलम को, और जो भी हमारे पास में टर्म बचता वो आ जाता। तो इस तरीके से भी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका रो के अलोंग लगता है, इसलिए हमेशा हम रो का ही यूज़ करके उसको निकाल लेते हैं। अगर चाहें तो कॉलम का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। इसमें हमेशा जो साइन रहेगा वो अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन आते रहेगा, हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस आते रहेगा। ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझना चाहो कि क्यों आता है प्लस माइनस, तो वो केवल यूज़ का तो नहीं है, बता देता हूँ क्यों आता है वो प्लस माइनस। एक्चुअली जब हमने ए वाली रो और कॉलम को हाइड करा तो जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स बच रहे थे वो डायरेक्टली हमने लिख लिए, क्योंकि वो सारे ए की तरफ के एलिमेंट बच रहे थे। अब जब हमने बी को जब भी हम हाइड करते हैं तो हमेशा क्या है ना, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लिखते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लिखते हैं। तो जब हमने बी को हाइड करा तो एक्चुअली हमें लिखना क्या चाहिए था, एफ, और इसके बाद में वापस इनको लिखना चाहिए था यहाँ पे ए डी जी इस तरीके से। तो एफ जी और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई और ये क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था, यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमने उसको वैसे ना लिख के हमने कैसे लिखा, इसको डी जी और एफ आई लिखा, जबकि आना कैसे चाहिए था, एफ आई और डी जी आना चाहिए था एक्चुअल में। ये क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है, चूंकि हमने इसका क्रम बदल दिया इसलिए हमने एक माइनस साइन लगा दिया। तो इसको ना भी समझना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्या करना है, प्लस माइनस इस तरीके से हमेशा चलना है। और वो रो और कॉलम को हाइड करने के बाद में जो भी हमारे पास में डिटर्मिनेंट बचेगा उसको हमें लिख लेना है। इसमें कुछ एक दो टर्म हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो एक टर्म इसमें आता है सब मैट्रिक्स, एक टर्म आता है इसमें सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स होता है कि जो भी हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यदि इसमें से कुछ रोज़ या फिर कुछ कॉलम्स या फिर कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स अगर हम हटा दें और उसके बाद में जो भी मैट्रिक्स बचेगा तो उसको इस मैट्रिक्स का हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें से मैंने ये फर्स्ट रो हटा दी तो मेरे पास में क्या बचेगा, डी ई एफ एंड जी एच आई। ठीक है, मैंने फर्स्ट रो हटा दी तो ये वाला मेरे पास में जो मैट्रिक्स बचेगा, ये वाला जो मैट्रिक्स रहेगा ये इस ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स बना है, इसलिए ये इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कोई सी भी, हमने अभी केवल एक रो यहाँ से गायब करी, चाहे तो एक रो और एक कॉलम भी गायब कर दें और जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको उसका सब मैट्रिक्स बोल देंगे वो कि ये वाला सब मैट्रिक्स है किसका, ए का सब मैट्रिक्स है ये। ठीक है, चलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, तो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, तो 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3, ये हो गया इसका ऑर्डर। चलिए एक टर्म और आता है हमारे पास में माइनर। तो माइनर होता है जो भी हमारा मैट्रिक्स है, जैसे ए ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इस तरीके से हम हटाएं कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हटाने के बाद में जो भी हमारे पास में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो बची हुई रहे वो इक्वल बची हुई रहे, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की वैल्यू इक्वल बची हुई रहे, तो उस टाइम पे जो भी मैट्रिक्स रहेगा और उसका जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा उसको बोलेंगे माइनर ऑफ द
द मैट्रिक्स, है ना। क्या बोला समझाता हूँ अच्छे से थोड़ा सा। देखिए ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, इसमें हमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरीके से हटाना है कि जो भी हमारे पास में बचेगा उन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हटाने के बाद में जो भी हमारे पास में मैट्रिक्स बचेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मैं मान लीजिए मैंने क्या करा, एक रो भी हटा देता हूँ और मैं एक कॉलम भी हटा देता हूँ, तो मेरे पास में क्या बचेगा? ये इतना पोर्शन बचेगा। तो इस पोर्शन में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो इस वाले केस में ये क्या हो गया मेरे पास में? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा वो कहलाएगा माइनर ऑफ ए। वो क्या कहलाएगा? माइनर ऑफ ए कहलाएगा। चलिए इसमें मान लीजिए कि अगर केवल मैं एक रो हटाता हूँ तो मेरे पास में ये जो भी मैट्रिक्स बचेगा, तो इस वाले में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 3 है। इसलिए इस वाले का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो माइनर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। तो माइनर क्या है? माइनर जो भी हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हटाने के बाद में हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स बचना चाहिए, और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई सा भी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन रैंक का पूछा ही जाता है, और मैट्रिक्स हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए रैंक क्या होती है? तो रैंक होती है, रैंक की 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि इसकी हमें अगर रैंक निकालना है तो इसमें जो है माइनर जो है एटलीस्ट एक ऐसा माइनर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 माइनर क्या होता है? माइनर होता है इसमें नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स हटा दें, हटाने के बाद में जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स बचेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसका ही डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। तो एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होना चाहिए इसका ऑफ ऑर्डर आर। कौन सी ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर आर। आर ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? जो हम रैंक का ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n। ठीक है, तो ये हमारा माइनर तो क्या रहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, इसलिए इसमें m और n दोनों बराबर रहते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया? r बोल दिया। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है कि इसका एक माइनर जो है r ऑर्डर का ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, जिसकी वैल्यू की 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, r एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होना चाहिए ऑफ ऑर्डर r जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, अगेन दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? और इसकी सभी जो है ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर r+1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि r ऑर्डर के जो है एटलीस्ट एक माइनर हमें ऐसा मिल जाए जो कि 0 के बराबर नहीं है, और r+1 ऑर्डर के सभी माइनर क्या है? 0 के बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इसकी रैंक क्या बोल देंगे? इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? इस मैट्रिक्स की रैंक है r के बराबर है। इस मैट्रिक्स की रैंक r के बराबर है। फिर से बताता हूँ, रैंक मैट्रिक्स की निकालने के लिए हमें क्या रैंक निकालने की कंडीशन क्या है? रैंक की कंडीशन है कि इसका जो भी सभी माइनर्स हैं इसका एटलीस्ट जो एक माइनर है r ऑर्डर का वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक मेरे को अगर कोई सा भी इसका माइनर मिल जाए जो कि 0 के बराबर नहीं है, एक कोई सा भी माइनर मिल जाए इस r ऑर्डर का जो कि 0 के बराबर नहीं है,
और R+1 ऑर्डर के सभी जो है R+1 ऑर्डर के सभी माइनर क्या है 0 के बराबर हैं, तो उस कंडीशन में इसकी रैंक R के बराबर रहेगी। तो ये है हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स।